और पहले एक अहम बड़ी खबर आपको दे दें, हिंदुस्तान के दाखिली मामले में मदाखलत। बरतानिया की पार्लियामेंट में किसान तहरीक पर होगी बहस। 8 मार्च को ऐवान नुमाइंदगान में बहस होगी। हिंदुस्तानी नज़ाद अरकान पार्लियामान हुकूमत पर दखल देने का दबाव बना रहे हैं। बड़ी खबर, हिंदुस्तान के दाखिली मामले में मदाखलत। बरतानिया की पार्लियामेंट में किसान तहरीक पर बहस होगी। 8 मार्च को ऐवान नुमाइंदगान में बहस होगी। हिंदुस्तानी नज़ाद अरकान पार्लियामान हुकूमत पर दखल देने का दबाव बना रहे हैं। तो हिंदुस्तान में किसानों के मामलात को लेकर बरतानिया की पार्लियामेंट में किसान तहरीक पर बहस होगी और 8 मार्च को ऐवान नुमाइंदगान में बहस होगी। हिंदुस्तानी नज़ाद अरकान पार्लियामान हुकूमत पर दखल देने का दबाव बना रहे हैं। अहम खबर यह है कि हिंदुस्तान के दाखिली मामले में मदाखलत। बरतानिया की जो पार्लियामेंट है उसमें किसान तहरीक पर बहस होगी और 8 मार्च को पार्लियामेंट में बहस होगी। हिंदुस्तानी नज़ाद अरकान पार्लियामान ने हुकूमत पर दखल देने का दबाव बनाया है। तो बरतानिया की पार्लियामेंट में किसान तहरीक पर 8 मार्च को बहस होगी। तो हिंदुस्तान के दाखिली मामले में मदाखलत की कोशिश हो रही है। बरतानिया की पार्लियामेंट में किसान तहरीक पर बहस होगी और 8 मार्च को ऐवान नुमाइंदगान में यह बहस होगी। हिंदुस्तानी नज़ाद अरकान पार्लियामान हुकूमत पर दखल देने का दबाव बना रहे हैं। बड़ी दिलचस्प और अहम खबर, किसानों की जो तहरीक हिंदुस्तान में चल रही है और तवील तहरीक के बाद अब बरतानिया की पार्लियामेंट में किसान तहरीक पर बहस होगी। 8 मार्च को ऐवान नुमाइंदगान में बहस होगी। हिंदुस्तानी नज़ाद अरकान पार्लियामान हुकूमत पर दखल देने का दबाव बना रही है। और आइए इस वक्त हमारे साथ शैलेंद्र वांगू जुड़ चुके हैं इस पूरे मामले पर बात करने के लिए। शैलेंद्र, बड़ा मामला है, मदाखलत है। बरतानिया की पार्लियामेंट में किसानों की तहरीक को लेकर बहस के जरिए सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, कैसे देख रहे हैं इसको? आपको बता दें, जिलानी की लगातार कोशिश की जा रही थी यूके के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं जिनका ताल्लुक हिंदुस्तान से है, जो रीजन के हैं, लगातार वो कोशिश कर रहे थे कि इस मुद्दे को उठाया जाना चाहिए। हमने इससे पहले देखा है कि कुछ सांसदों ने चिट्ठी लिखी थी यूके पीएम को कि इस मुद्दे पर बहस होनी चाहिए। लेकिन एक साइन किया गया एक मुहिम पर, जिसके बाद अब जब साइन पूरे हो जाते हैं तो ये मजबूरी हो जाती है कि इस मुद्दे पर बहस होती है। तो अब उसको लेकर सहमति बन गई है वहां पे, और वहां पर इस मुद्दे पर 8 मार्च को लोकल टाइम 4:30 पे डिबेट होगी। लेकिन आपको बता दें कि इंडिया पहले भी साफ कर चुका है, यहाँ तक कि जो इंडियन हाई कमीशन लंदन में है उनकी तरफ से भी बयान आ चुका है कि भारत का अंदरूनी मामला है और तमाम कदम उठाए जा रहे हैं किसानों के जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस करने के लिए बातचीत के जरिए। लेकिन फिर ये कोशिश की जा रही है यूके के कुछ एमपीज की तरफ से कि इस पर बातचीत हो, इस पर डिस्कशन हो। तो फिलहाल इसको लेकर हमारे जो सोर्सेज हैं यूके सरकार में, उनका ये मानना है कि ये एक जो डेमोक्रेसी है या तमाम मुद्दों को उठाने के जो प्रचलन है यूके, उसके तहत ये चर्चा तो होगी। लेकिन ये कि सरकार के लेकिन इस बहस को अगर बरतानिया अपनी पार्लियामेंट में बहस करता है तो हिंदुस्तानी सरकार पर क्या वाकई इसका कुछ असर होगा? देखिए, लगातार कोशिश की जा रही है कि मुद्दे को इंटरनेशनलाइज किया जाए। हालांकि इसका कोई सीधा असर नहीं होगा, लेकिन एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर इस मुद्दे को उठाया जाता है तो जाहिर तौर पर ये सवाल खड़े करता है। और हम ये मानते हैं कि इंडिया की तरफ से भी यूके की सरकार से कहा जाएगा कि इस तरह के डिबेट्स को क्यों प्रमोट किया जा रहा है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि जैसे मैं आपको बता रहा था कि हमारे सोर्सेज जो यूके सरकार में है, उनका ये मानना है कि इसका असर यूके सरकार के नजरिए पे बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वहां पर तमाम मुद्दों को उठाने की और उन पर बहस की का प्रचलन रहा है। इसलिए इस मुद्दे पर भी चर्चा की जाएगी, लेकिन ये यूके सरकार का नजरिया नहीं है।
और हम ये उम्मीद करते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर जल्द ही एनडीए की तरफ से भी स्टेटमेंट सामने आएगा कि क्यों एक विदेशी संसद के अंदर इंडिया के इंटरनल मैटर्स को इस तरह से उठाया जा रहा है। जी, तो क्या हिंदुस्तानी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से बरतानिया की सरकार को क्या कुछ पैगाम दिया जा रहा है, क्योंकि अब बहस तो 8 मार्च को होनी है इस पर? आपको याद दिला दें कि इससे पहले इंडियन हाई कमीशन की तरफ से, जैसे मैंने आपको बताया, कि एक स्टेटमेंट जारी किया गया था और ये कहा गया था कि ये भारत का अंदरूनी मामला है, भारत में वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, हर किसी को अपना मुद्दा उठाने का अधिकार है और किसानों को लेकर भी सरकार लगातार कोशिश कर रही है, उनसे बातचीत के लिए ऑफर भी दिया गया है। इन तीनों कानूनों को 1.5 साल के लिए उनको सस्पेंड करने का, लेकिन अभी तक किसानों की तरफ से इस पे जवाब नहीं आया है। तो जाहिर तौर पर इंडिया इंटरनेशनल लेवल पर भी लगातार ये कहता आ रहा है कि भारत का अंदरूनी मामला है, भारत सरकार कदम उठा रही है। लेकिन ऐसे में इस तरह की जो हरकत है, या इससे पहले हमने कनाडा के पीएम की तरफ से भी स्टेटमेंट्स देखे थे, तो जाहिर तौर पर इसका सीधा असर भारत और यूके के रिश्तों पर भी पड़ सकता है। तो ऐसे में भारत ये उम्मीद करता है कि इस तरह के डिबेट्स ना किए जाएं। हालांकि यूके की सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तब तक नहीं आया है, लेकिन अभी तक ये कहा जा रहा है कि इसका यूके सरकार के नजरिए से इसका कोई लेना देना नहीं है, कि वहां पर तमाम मुद्दों पर चर्चा करने की आजादी होती है। इसलिए इस तरह के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हाउस ऑफ कॉमन्स में तैयारी की जा रही है। जी शैलेंद्र, यूके की पार्लियामेंट में जब इस पर डिबेट होगा तो क्या हम उम्मीद करें कि हिंदुस्तानी सरकार उससे कबल ही मसले को हल कर ले और इसमें थोड़ा जल्दबाजी के साथ इस मसले को हल किया जाए? सरकार का कोई कदम इस तरह का नजर आ रहा है? देखिए, जाहिर तौर पर जब ये मुद्दा सामने आया है तो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कोशिश की जा रही होगी अप्रोच करने के लिए यूके की सरकार के साथ कि क्यों इस तरह के मुद्दों को डिस्कस करने दिया जा रहा है एक दूसरे देश की संसद में। तो हालांकि इस पूरे मामले को लेकर हम उम्मीद करते हैं कि एनईए का या इस पर इंडियन हाई कमीशन जो लंदन में है उनका एक स्टेटमेंट जल्द इस पे आ सकता है। लेकिन क्योंकि यूके की पार्लियामेंट पर भारत सरकार का कोई सीधा दखल नहीं है, तो ऐसे में इसको रोकना शायद मुमकिन ना हो, लेकिन इस मुद्दे को जरूर उठाया जाएगा यूके की सरकार के साथ, ताकि बोरिस जॉनसन की तरफ से ये किसानों के साथ तो कम से कम अब जल्दबाजी या जल्दी कोई इकदाम किया जाएगा हिंदुस्तानी सरकार की तरफ से, ताकि मामला इंटरनेशनल और मजीद न बढ़े इस तरह की चीजें। देखिए, बिल्कुल किसानों को लेकर लगातार सरकार बातचीत जारी रही है। किसानों के बीच और सरकार के बीच के जो 3 मंत्री हैं उनके बीच में बातचीत चलती रही है, कई राउंड की बातचीत हुई भी है, लेकिन अभी तक किसानों को का जो प्रोटेस्ट है वो बदस्तूर जारी है, यहाँ पर लगातार चल रहा है। आपको याद दिला दें कि महीने में भी मल्टीपल इवेंट्स हैं जहाँ पर किसान अलग अलग प्रोटेस्ट करने वाले हैं। हमने पिछले महीने रेल रोको पंचायत चल रही है किसानों की, और सरकार ये कहती है कि एक फोन कॉल की दूरी है बस किसानों के और सरकार के बीच में। तो उम्मीद की जाए कि वो फोन कॉल जल्दी मौसूल हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी उम्मीद की जा रही है कि किसान इस बात को समझेंगे कि किस तरह से ये जो तीनों कानून हैं ये उनके हित में है, उनके फेवर में है। हालांकि सरकार की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही थी कि उनको समझाया जा सके, उनके जो भी कंसर्न इन तीनों कानूनों को लेकर उनको एड्रेस किया जा सके। लेकिन ये तमाम जो मुद्दे हैं ये भारत के अंदरूनी मामले हैं, भारत सरकार और किसानों के बीच की बात है। इसमें कोई तीसरा देश इस पे कोई कमेंट करे या टिप्पणी करे वो सही नहीं है। तो और एक चीज शैलेंद्र, कुछ दिन पहले जिस तरह से मामला उठा था कि देश के अंदरूनी मामलात को जो बाहर मुल्कों में उछाला जा रहा है, एक साजिश बताई जा रही है, सारी चीजें हो रही हैं, तो सरकार की उन बातों को एक तरह से वजन मिल रहा है कि आप हिंदुस्तान की अंदरूनी मामलात को क्यों बाहर के मुल्कों में उछाल रहे हैं। तो बात सरकार की एक हद तक सही भी नजर होती दिख रही है। बिल्कुल, हमने हालांकि इससे पहले ये भी देखा है कि कश्मीर को लेकर भी यूके की पार्लियामेंट में इस तरह की डिबेट्स हुई हैं। हालांकि इसको लेकर ये देखना जरूरी होगा कि यूके की सरकार का क्या रुख है। अभी तक हमने ये देखा है कि यूके की तरफ से कोई ऐसा बयान सामने नहीं आया है यूके की सरकार की तरफ से, बोरिस जॉनसन की तरफ से। हालांकि आपको याद दिला दें कि 26 जनवरी को जब यूके के पीएम इस बार भारत आने वाले थे, हालांकि कोविड के चलते वो नहीं हो पाया था, उस वक्त भी ये कहा जा रहा था कि यूके के पीएम को भारत आकर इस मुद्दे को पीएम मोदी के साथ उठाना चाहिए। लेकिन क्योंकि ये सब मुमकिन नहीं हो पाया है, इसलिए यूके में जो ऐसे कुछ एलिमेंट्स है, कुछ ऐसे सांसद हैं जो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इस मुद्दे को इंटरनेशनलाइज किया जाए और भारत सरकार को बदनाम किया जाए। तो ऐसे में एक पिटीशन शुरू की गई थी जिसमें अब रिक्वेस्टी जो सिग्नेचर्स हैं वो पूरे हो चुके हैं, जिसके चलते अब ये डिबेट होगी। इसको रोकना शायद मुमकिन ना हो, लेकिन ये जरूर है कि यूके की सरकार का ऑफिशियल रुख क्या है इस पूरे मुद्दे को लेके, वो बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस पूरी जानकारी और तफसीली बातचीत के लिए। तो शैलेंद्र बांगरू ने जिस तरह से कहा कि इस मुद्दे को रोकना मुश्किल नहीं है, लेकिन 8 मार्च को बहस होनी तय है। तो हिंदुस्तान के दाखिली जो मामलात हैं
उसको इंटरनेशनलाइज किया जा रहा है, बैनुल-अक़वामी सतह पर उठाने की एक तरह से कोशिश की जा रही है ताकि हिंदुस्तानी सरकार को बदनाम किया जाए। लेकिन हिंदुस्तानी सरकार ने बाकायदा कहा कि ये हमारे मुल्क का अंदरूनी मामला है, यहाँ जमहूरियत है, हर किसी को अपनी बात रखने की आज़ादी है, इसलिए किसान अपनी बात रख रहे हैं। यहाँ पर एहतजाज करने की आज़ादी है, किसान एहतजाज कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। लंबा एक वक्त गुजर चुका है किसानों की एहतजाज को लेकर, बातचीत को लेकर, और सरकार की कोशिश यही है कि बातचीत आगे बढ़े, किसान सरकार से बातचीत करें। एक फ़ोन कॉल और किसानों के बीच और सरकार के बीच सिर्फ थोड़ी सी दूरी है और वो है फ़ोन कॉल की। सरकार अब ये मामला चूंकि बैनुल-अक़वामी सतह पर आ रहा है, तो हिंदुस्तानी सरकार की लगातार कोशिश यही है कि किसानों के मामले को जल्द से जल्द सुलझा लिया जाए। उसमें एक बड़ी पहल सरकार ने यही की कि 1.5 साल तक इस कानून को, किसानों के जो 3 कानून हैं उसको होल्ड पर रखा जाए, उसको रोका जाएगा 1.5 साल तक, ताकि ये देखा जाए कि कितना फर्क पड़ा है किसानों के लिए। तो सरकार ने अपनी जो है बात रख दी किसानों के सामने, और किसान इस पूरे मुद्दे को लेकर सरकार के साथ किस नजरिए के साथ बात करते हैं ये देखना होगा। लेकिन बर्तानिया की पार्लियामेंट में किसान तहरीक पर 8 मार्च को बहस होगी। किसान लीडर राकेश टिकैत ने कहा है कि ज़रई क़वानीन के खिलाफ लड़ाई रुकने वाली नहीं है, ये लड़ाई जारी रहेगी जब तक मरकजी हुकूमत ये क़वानीन वापस नहीं ले लेती। जब तक सरकार नहीं बात मानेगी, नहीं कमेटी से बातचीत करेगी, तो आंदोलन ऐसे चलता रहेगा। मिनिमम और मैक्सिमम रेट देश में तय होने चाहिए। हमने 20 दिन पहला आटा यहाँ पर लिया बाजरे का, वो 65 रुपये किलो आया, और किसान का 11 रुपये किलो बिक रहा। तो बीच में कहाँ जा रहा? ये जो कंपनियां आ रही है ना बड़ी बड़ी, ये और ज्यादा हालात खराब करेगी, पूरे अनाज को होल्ड करेगी, महंगाई बढ़ाएगी। जैसे आलू में हुआ है, आलू अभी 2-1.5 महीने पहले 40 रुपये किलो था, अब किसान का आलू आ गया तो 5 रुपये किलो आ गया। तो ये जो डिफरेंस है, जो जंप मारता है ये मार्केट, इसके पीछे कौन है, इसको कौन चलाता है? इससे आम लोग भी इफेक्टेड हो रहे हैं, उनकी जेब में पैसा नहीं है और ना किसान की जेब में पैसा है। तो सवाल यही तो है ना, जनता उठ खड़ी हुई। अब जो छोटा दुकानदार है, जो गांव में दुकान करता है, जो शहर में कॉलोनी में दुकान करता है, जो बाजार है, वो भी सब खत्म होंगे। बड़े बड़े मॉल सिस्टम आ जाएंगे, एक शहर को 2 मॉल पी जाएंगे, बेरोजगारी कहाँ जाएगी? गुजरात नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों से कई दौर की बातचीत हो चुकी है, अब भी किसान मरकज के उसूलों पर वापस आते हैं तो सरकार बातचीत के लिए तैयार है। भर में अभी किसान आंदोलन चल रहा है, दिल्ली को अभी भी घेर रखा है। तो जैसा चुनाव परिणाम है, कहा जा रहा है कि चुनाव में हम जाएंगे, संयुक्त किसान मोर्चा लोगों को जागरूक करेंगे, भाजपा के खिलाफ बात करेंगे कि उनके खिलाफ मत दीजिए, लेकिन किसी का समर्थन नहीं। तो क्या आपको नज़र आ रहा है कुछ किसानों में केंद्र सरकार के खिलाफ या भाजपा के खिलाफ कुछ माहौल है? देखिए, किसानों से चर्चा करने में सरकार ने पूरी संवेदना बरती है और किसान यूनियन के साथ कई दौर चर्चा की है। आज भी सरकार किसान यूनियन के साथ बात करने के लिए तैयार है। हमने जो प्रस्ताव दिया था उसके बारे में अभी उनका मत आया नहीं है, और जब भी वो चर्चा करेंगे तो हम लोग चर्चा के लिए तैयार हैं। महाराष्ट्र के वज़ीर दाखिला अनिल देशमुख जलगांव खवातीन हॉस्टल मामले को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि जलगांव में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। उन्होंने वाज़ेह किया कि हॉस्टल में सकाफती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था, हॉस्टल में किसी बाहर के शख्स को दाखिले की इजाज़त नहीं थी। ये 6 महिला अधिकारी का जो है उनका रिपोर्ट अभी जो सामने जो आया है, उन जो रिपोर्ट दिया है उसमें बताया कि इस प्रकार की घटना वहाँ पे घटी नहीं। वहाँ पे 20 फरवरी को वहाँ के जो है महिला, उन्होंने एक मनोरंजन का कार्यक्रम वहाँ पे रखा था, और उस मनोरंजन के कार्यक्रम में गाना गाना, कविता बोलना या गरबा डांस करना,
या फिल्म गाने के ऊपर डांस करना, इस प्रकार का उनका मनोरंजन प्रोग्राम चालू था। लेकिन वहाँ पे इस प्रकार की कोई घटना घटी नहीं। ये सिर्फ कल्चरल कार्यक्रम, मनोरंजन कार्यक्रम उनका इनमेट्स का वहाँ पे चालू था। इस प्रकार की जो झूठी तकरार इस घटना की, वहाँ एक रत्नमाला सोनार करके एक महिला उसने दी थी, उसके बारे में भी जानकारी आगे आई है। अरे ये रत्नमाला सोनार जो है, इसके जो रिलेटिव है, इन्होंने भी कई बार इसके बारे में पुलिस में कंप्लेंट दी है कि ये थोड़ी मेंटली स्टेबल नहीं है। वहाँ के भी इनमेट्स ने बताया ये हमको मारहान करती है, गालियाँ देती है। मतलब जो कंप्लेंट थी उसके बारे में मेंटल उसका बैलेंस बराबर नहीं था, इस प्रकार की भी बात जांच की रिपोर्ट में सामने आई है। तो इससे ही मालूम पड़ता है कि कल की जो जलगांव की जो घटना जो घटी है, जो मीडिया के द्वारा या प्रेस मीडिया के द्वारा जो सामने आई है, उसमें कोई भी तथ्य नहीं है। औरंगाबाद के क्वारंटीन सेंटर पर कोरोना मरीजा से छेड़खानी का मामला सामने आया। छेड़खानी का इल्जाम क्वारंटीन के डॉक्टर पर है। पदमपुरा क्वारंटीन सेंटर में छेड़खानी के मुलजिम डॉक्टर को फौरी बर्खास्त कर दिया गया है। क्वारंटीन सेंटर में एक सहाफी मरीज की मौजूदगी से यह मामला उजागर हुआ था। महिला रुग्ण को उसके डिस्चार्ज के लिए उन्होंने डॉक्टर से बात की, तो डॉक्टर ने राउंड के दरम्यान उससे बात हुई। फिर रात में डॉक्टर ने उनको कॉल करके डिस्चार्ज के बारे में बात की और उन्हें केबिन में नीचे बुलाया और उससे उन्हीं के दौरान उन दोनों की बातचीत हुई, ऐसे महिला का बताना है। फिर और डॉक्टर वार्ड में जाके भी उनसे बात की है, तो ये गैरवर्तणूक डॉक्टर से हुई है। इसमें कोई फिजिकल असॉल्ट नहीं हुआ है, मगर बातचीत में ज़रूर कुछ हुआ है। तो ये सब देख के हमने उन्हें तुरंत बरतरफ कर दिया है और महिला और डॉक्टर वो दोनों में जान पहचान थी। एक तरफ औरंगाबाद में कोरोना के मरीजों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, दूसरी तरफ औरंगाबाद के क्वारंटाइन सेंटर पर एक डॉक्टर की तरफ से एक खातून मरीज़ा के साथ छेड़खानी का मामला उजागर होने से शहरियान में खलबली मच चुकी है। वो तो अच्छा हुआ कि एक सहाफ़ी जो मरीज़ की हैसियत से क्वारंटाइन सेंटर में मौजूद था, उसकी मौजूदगी की वजह से ये मामला उजागर हुआ और डॉक्टर को बरतरफ किया गया। अवामी हलकों से ये मुतालबा किया जा रहा है कि क्वारंटाइन सेंटर पर हिफाजती इंतज़ामात सख्त किए जाए। अज़हरुद्दीन, न्यूज़ 18 उर्दू, औरंगाबाद। शिवसेना मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात नहीं लड़ेगी। पार्टी का कहना है कि वो मगरबी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की हिमायत करेगी। पार्टी ने वाज़ेह किया कि ममता बनर्जी के मौक़िफ़ को तक़वियत देने के लिए पार्टी ने यह फैसला किया है। उधर बीजेपी ने शिवसेना के इस फैसले पर चुटकी ली है। पार्टी का कहना है कि बिहार असेंबली इंतखाबात में मुंह की खाने के बाद कागज के शेर मगरबी बंगाल में चुनाव नहीं लड़ेंगे। पिछले अनेक दिनों से लोगों में चर्चा थी कि पश्चिम बंगाल में शिवसेना चुनाव में क्या करेगी, और आज आदरणीय शिवसेना के नेता संजय राउत जी का जो ट्वीट आया है कि उन्होंने पक्ष प्रमुख और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धव जी ठाकरे जी से चर्चा की इस विषय पर, और पश्चिम बंगाल में पिछले अनेक दिनों से ममता बनर्जी जी के खिलाफ भारतीय जनता पक्ष ने साम दाम दंड भेद जिस तरह से उसका इस्तेमाल करके जो कोशिश चुनाव जीतने के लिए बीजेपी कर रही है, उसके खिलाफ ममता दीदी के साथ रहकर उनको सपोर्ट करना ये शिवसेना अपना धर्म समझती है। और पश्चिम बंगाल की शेरनी अगर सचमुच कोई है तो ममता जी है, ये बार बार उद्धव जी ने कहा है। इसीलिए शिवसेना पश्चिम बंगाल में ममता जी को सपोर्ट करे। बिहार में ओलंपिक लेवल पर जमानत जब्त करवाने वाले कागज के शेर अब बंगाल के चुनाव मैदान में नहीं दिखेंगे। ये बात तो ठीक समझ में आती है, लेकिन जय श्री राम का नारा से खिसियाने वाली दीदी को समर्थन करना, शिवसेना हिंदुत्व से तो ठीक है, मोदी विरोध तो ठीक है, पर प्रभु श्री रामचंद्र जी का भी विरोध करने वालों का साथ दे रही है, वो काफ़ी दूर निकल चुकी है। और इस वक्त की अहम खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। हदबंदी को लेकर जम्मू कश्मीर हदबंदी कमीशन की मियाद में 1 साल की तौसी। जम्मू कश्मीर हदबंदी कमीशन को मिली 1 साल की तौसी मरकजी हुकूमत की जानिब से दी गई है। ये तौसी पार्लिमानी व असेंबली हल्कों की निशानदेही के लिए कायम किया गया है कमीशन, जिसको मरकजी सरकार ने जम्मू कश्मीर हदबंदी कमीशन को
1 साल की तौसीक की है। जम्मू कश्मीर हदबंदी कमीशन की मियाद में मरकजी हुकूमत ने 1 साल की तौसीक की है। पार्लिमानी व असेंबली हल्कों की निशानदेही के लिए ये कमीशन कायम किया गया है, जिसको मरकजी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर हदबंदी के लिए 1 साल की तौसीक दी है। जम्मू कश्मीर हदबंदी कमीशन की मियाद में 1 साल की तौसीक की गई है। जम्मू कश्मीर हदबंदी कमीशन को 1 साल की तौसीक मिली है। मरकजी हुकूमत की जानिब से ये तौसीक की गई। पार्लिमानी व असेंबली हल्कों की निशानदेही के लिए कायम किया गया है ये हदबंदी कमीशन। टीवी पर पहली बार आ रहा है एक अनोखा शो, नेटवर्क 18 की खास पेशकश। बायजूस यंग जीनियस प्रोग्राम में 6 मार्च रात 9 बजे न्यूज 18 उर्दू पर मिलिए उड़ीसा के 10 साल के बांसुरी के बादशाह अनिर्बान से। मेरा नाम अनिर्बान रॉय है। मैं क्लास 5 में पढ़ता हूँ। मैं 10 साल का हूँ और मैं एक फ्लूट प्लेयर हूँ। ये है यंग जीनियस, जिसकी सुबह और शाम की साथी बांसुरी है। ये है यंग जीनियस जो 4.5 साल की उम्र से बांसुरी थाम चुका था, जिसके पास अब 100 से ज्यादा बांसुरियां हैं, जिसके गुरु उसके पिता हैं। मेरा एम है कि वन डे मेरा ये जो बांसुरी का धुन है वो सारा वर्ल्ड में बजे और इवन मून तक। नेटवर्क 18 पर एक अनोखा शो दंग करने वाले उड़ीसा के अनिर्बान रॉय के साथ। जब मैं रात में सोता हूँ तो पापा कोई ना कोई राग चला देते हैं, वो मैं 80% या 90% बजा देता हूँ। ये अच्छा सिस्टम है, रात को राग ऑन करके अपलोड और सुबह उठ के बांसुरी पे डाउनलोड। जो प्रतिष्ठित MS सुब्बलक्ष्मी फेलोशिप पाने वाले सबसे छोटे बच्चों में से एक है, जिसे सुरेश वाडकर ने मास्टर मदन अवार्ड से नवाजा, जिसके वीडियो YouTube पर 20 लाख से ज्यादा बार देखे गए। मैं श्योर हूँ कि गॉड मेरे लिए कुछ अच्छा ही प्लान करके रखे है। आ रहा है ये यंग जीनियस। 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टीका लगाने की मुहिम जारी है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कोरोना का पहला टीका लगवाया। केजरीवाल के वालिदैन ने भी ये टीका लगवाया। मैंने और मेरे माता पिता दोनों ने LNJP में वैक्सीन लगवाया है और हमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। आप लोग देख रहे हैं, आपके सामने हम सब लोग बिल्कुल स्वस्थ हैं। तो मैं सभी से अपील करना चाहता हूं कि ये बड़ी अच्छी बात है कि अब कोरोना से छुटकारा देने के लिए हमारे पास वैक्सीन उपलब्ध है। सब लोग आगे आके वैक्सीन लगवाएं। जो लोग एलिजिबल हैं वो सब लोग आगे आके वैक्सीन लगवाएं। यहाँ LNJP में भी बहुत अच्छी सुविधा है। सभी डॉक्टर्स और हॉस्पिटल ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है। तो सब लोग वैक्सीन लगवाएं। इसमें अब डरने की कोई बात नहीं है। पहले जो कुछ लोगों के मन में जो शंकाएं थी वो सब शंकाएं खत्म हो चुकी हैं। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब। इस न्यूज हेडलाइंस के